एक गांव में एक नदी थी। जो भी नदी के किनारे जाता लापता हो जाता। आसपास रहने वाले गांव वालों का मानना था कि नदी में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है जिससे आकर्षित होकर लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और जैसे ही वो नदी में जाते हैं नदी उन्हें खा जाती है। गांव में अफवाह फैल गई कि नदी में कोई भूत है जो लोगों को चमकीली चीज दिखाकर उनको अपने वश में कर लेता है और फिर उनकी जान ले लेता है। गांव में एक काफी समझदार व्यक्ति था। सभी गांव वालों ने उसके पास जाकर उससे मशवरा मांगा। इस भूत की गुत्थी को सुलझाने अगले दिन वो खुद उस नदी के पास गया। वो जैसे ही नदी किनारे पहुंचा उसे भी वो चमकती हुई चीज दिखी। उसके दिमाग में कुछ शंका पैदा हुई। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो पास की कसाई की दुकान पर गया और कुछ मांस के टुकड़े लाया। उसने वो मांस के टुकड़े नदी के किनारे डाल दिए। टुकड़े डालते ही उसने देखा कि वो चमकती हुई चीज उन टुकड़ों की तरफ जाने लगी। पास आने पर उसने देखा कि वो चमकती चीज मगरमच्छ के ऊपर रखी पोटली में सोने के सिक्के थे जो सूरज की रोशनी पड़ने पर चमकते थे। वो समझ गया कि किसी की पोटली नदी में गिर गई होगी। मगरमच्छ बड़ी चालाकी से उसे अपने ऊपर रख पानी की सतह पर इंतजार करता। जैसे ही कोई उसे लेने नदी में जाता मगरमच्छ उसे खा जाता। जब उसने यह बात गांव वालों को बताई तो उन्होंने उसका शुक्रिया किया और मगरमच्छ को मार सोने के सिक्के उस आदमी को इनाम में दे दिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का इस्तेमाल कर किसी भी तरह के अंधविश्वास पर विजय पाई जा सकती है। एक जंगल में कुट्टू नाम की एक बकरी रहती थी। वो दिन भर जंगल में घूमती और अपने भोजन का प्रबंध करती। वैसे तो कुट्टू काफी समझदार थी, पर लालच में वो कई बार घनी झाड़ियों में जाने की बेवकूफी भी कर जाती थी, जिससे किसी जंगली जानवर के वहां छुपे होने से उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। उसकी मां ने कई बार उसे चेताया कि इस लालच के कारण वो किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, परंतु कुट्टू अपनी मां की बात को हमेशा अनसुना कर देती। एक बार जब वो जंगल में भोजन ढूंढ रही थी, तभी कुछ शिकारी कुत्ते कुट्टू के पीछे पड़ गए। कुट्टू अपनी जान बचाने हेतु खूब तेजी से दौड़ी। भागते भागते पास में ही उसे झाड़ियां दिखी। वो झाड़ियों में जाकर छुप गई। कुत्ते उसे ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए। कुट्टू अब निश्चिंत हो गई और झाड़ियों के पत्ते देख उसे लालच आ गया। वह झाड़ियों के पत्ते खाना शुरू हो गई। उसने बिना अंजाम सोचे जमीन से लेकर पत्ते खाने शुरू कर दिए और जहां तक भी उसकी गर्दन पहुंची वहां तक के उसने सारे पत्ते खा लिए। अब कुट्टू के लालच और बेवकूफी के कारण उसके छिपने का सहारा भी समाप्त हो गया था। कुत्तों ने कुट्टू को देख लिया और उस पर हमला कर उसे मार डाला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई लालच में आकर अपने सहारा देने वाले को ही नष्ट करता है तो उसकी दुर्गति होना निश्चित है। एक गरीब लड़का स्कूल का खर्चा उठाने के लिए घर घर जाकर अखबार बेचता था। एक दिन लड़का काफी भूखा था, इसलिए उसने खाना मांगने के लिए एक दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन घरवालों ने उसे खाना देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने कई दरवाजे खटखटाए, मगर हर घर से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आखिर में उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और एक गिलास पानी मांगा। उसकी खराब हालत देख उस घर में रह रही एक लड़की उसके लिए एक गिलास दूध ले आए। लड़का बोला कि दूध के बदले देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, वक्त आने पर इसका भुगतान कर देना। उस लड़के ने लड़की का शुक्रिया किया और वहां से चला गया। वर्षों बाद वो लड़की, जो अब एक वयस्क महिला थी, काफी बीमार पड़ गई। उसके घर वालों ने उसका इलाज कई डॉक्टरों से करवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। आखिरकार वो उसे शहर के सबसे अच्छे और महंगे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी हालत काफी गंभीर थी। क्योंकि यह केस डॉक्टर की जिंदगी के सबसे पेचीदा केसेस में से एक था, डॉक्टर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम उसके इलाज के लिए लगा दी और विदेशी डॉक्टरों से भी कई बार मशवरा किया। कई महीनों के इलाज के बाद डॉक्टर की मेहनत के कारण अंततः वो लड़की अब ठीक हो गई। परंतु उसके घरवालों को ये डर था कि वह सब कुछ बेचकर भी बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। आखिरकार जब अस्पताल ने उन्हें बिल थमाया तो उसमें लिखा था, बिल का पूरा भुगतान एक गिलास दूध के साथ हो चुका है। परिवार वाले कुछ समझ नहीं पाए, पर वो लड़की सब कुछ समझ गई। उसने डॉक्टर का शुक्रिया किया और उसे खूब दुआएं दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा किया हुआ कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। एक बार एक युवा बोधिसत्व को कड़ी तपस्या के बाद एक मंत्र मिला, जिससे वो पूरे जगत को अपने वश में कर सकते थे। एक दिन जब वो इस मंत्र का जाप कर रहे थे
तभी सब्बत नाम के एक सियार ने भी वो मंत्र सुन लिया। मंत्र की सहायता से सियार ने जंगल के सारे पशु पक्षियों को वश में कर लिया और वहां का राजा बन गया। एक दिन वो अपनी ताकत दिखाने शहर में आ गया। उसके साथ दहाड़ता हुआ शेर था। सब्बत शेर पर बैठा था और वह शेर हाथियों पर खड़ा था। वो जोर से चिल्लाया कि मैं सब्बत, जंगल का राजा, अब शहर पर भी राज करने आया हूं। पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। बोधिसत्व समझ गए कि सियार ने उनके मंत्र को सुन उसका दुरुपयोग किया है। बोधिसत्व ने सब्बत से कहा कि हम कैसे मान लें कि यह सब जानवर तुम्हें अपना राजा मानते हैं। अगर ऐसा सच है तो शेर से कहो जरा अच्छे से दहाड़ के दिखाए। जैसे ही सब्बत ने शेर से दहाड़ने को कहा, बोधिसत्व ने आसपास खड़े सब लोगों को अपने कान अच्छे से बंद कर लेने को कहा ताकि शेर की दहाड़ उनके कानों को नुकसान न पहुंचा सके। शेर की दहाड़ से पृथ्वी तक हिलने लगी। दहाड़ के असर से डरकर शेर के नीचे खड़े हाथी भी कांपने लगे, जिसके कारण हाथियों ने शेर को अपनी पीठ से गिरा दिया। साथ ही शेर पर खड़ा सब्बत सियार भी नीचे गिर गया और हाथियों के पैरों के नीचे दबकर मर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अपने ज्ञान का अनुचित उद्देश्यों में इस्तेमाल करते हैं वो स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। एक बार जंगल की पंचायत में 4 बंदरों ने हाथी पर केलों की चोरी का केस डाला। सुनवाई के दिन सरपंच ने पहले हाथी को बुलाया और पूरा किस्सा समझाने को कहा। हाथी ने बताया, कुछ दिन पहले 4 बंदरों ने उसका केलों से भरा थैला चुराया था। उसने बंदरों से कहा कि वो उन पर मुकदमा करेगा। बंदरों ने मुकदमे के डर से माफी मांगी। उन पर तरस खाकर उसने उन्हें माफ कर दिया और कोई शिकायत दर्ज नहीं की। असली चोर तो बंदर हैं और उन्होंने उसे झूठे केस में फंसाया है। हाथी का पक्ष सुनने के बाद सरपंच ने चारों बंदरों को बुलाया। बंदरों ने कहा कि हाथी झूठ बोल रहा है। हाथी ने उनसे उनके केले छीनने की कोशिश की थी और वह हाथी के पांव में लकड़ी के डंडे से मारकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। सरपंच ने कुछ देर सोचा और चारों बंदरों को एक एक करके आने को कहा। उसने हर बंदर से एक ही सवाल पूछा। उसने पूछा कि उन्होंने हाथी के किस पैर पर डंडा मारा। इस सवाल के जवाब में चारों बंदरों ने अलग अलग जवाब दिया। सरपंच समझ गया कि बंदर झूठ बोल रहे थे। उसने न्याय सुनाते हुए चारों बंदरों को दंडित किया और सारे केले वापस करने को कहा और चेतावनी दी कि अगर अगली बार उन्होंने किसी को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की तो वह चारों को जेल में बंद कर देगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ चाहे कितनी चतुराई से बोला गया हो, देर सवेर पकड़ा ही जाता है। एक जंगल में एक हिरण बचपन में अपने माँ बाप व परिवार से बिछड़ गया, जिससे वह काफी दुखी हुआ। एक दिन वो एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था। तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर वो काफी डर गया। शेर ने उससे पूछा, बच्चे, तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? और तू तो बहुत बहादुर लगता है जो मुझे देखकर भी नहीं भागा। हिरण ने उससे कहा, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूं। आप मुझ छोटे से बच्चे को खा भी लोगे तो आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। आप मुझे अपने बुढ़ापे के लिए अपने साथ रख लो और जब आप बूढ़े हो जाओगे और आप शिकार नहीं कर सकोगे तब आप मुझे खा लेना। मैं भी तब तक इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपकी काफी दिनों की भूख मिटा पाऊंगा। शेर ने हंसकर कहा, तू मुझे बेवकूफ समझता है? तब तो तू आसानी से भाग जाएगा। हिरण बोला, नहीं महाराज, आप विश्वास करें क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शेर को उस पर तरस आ गया और उसने उस छोटे हिरण बात मान ली। शेर अब उस हिरण के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आया। वह अपने भोजन के साथ साथ उस हिरण के भोजन के लिए भी घास का प्रबंध करता। हिरण भी अब बड़ा हो गया और शेर की सेवा करता। वो शेर की गुफा की साफ सफाई का ध्यान भी रखता। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो चला और हिरण भी अब खा पीकर दुगना हो गया। एक बार शेर कई दिन तक कोई शिकार नहीं कर पाया और भूखा ही रोज गुफा में लौट आता। हिरण ने शेर को भूखा देखा और उससे बोला, महाराज, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप शिकार करने में असमर्थ हो जाओगे तो आप मुझे मारकर कई दिन तक अपनी भूख मिटा लेना। आज वह वक्त आ गया है। आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सुनकर शेर भावुक हो गया और बोला, तुझे मेरी गुफा में कई वर्ष हो गए। इतना तो कोई अपना बेटा भी साथ नहीं देता जितना तूने मेरा साथ दिया है। तू तो मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है, और भला कोई बाप अपने बच्चों को कभी चोट पहुंचा सकता है क्या? हिरण अब रोज शेर को दूसरे जानवरों का बचा हुआ मांस लाकर देता, जिससे उसका गुजारा होता और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है।
एक पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह होते ही उड़ जाती और आसपास से दाने अपनी चोंच में लेकर आती, फिर अपने बच्चों के मुंह में डाल देती, जिससे बच्चों का पेट भर जाता था। सुबह से दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहता था। जब बच्चों का पेट भर जाता तो चिड़िया खुद दाना चुगती, फिर शाम के लिए थोड़े से दाने अपनी चोंच में भरकर घोंसले में ले आती। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। चिड़िया अब बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। दोनों बच्चे उड़ना सीख चुके थे। एक दिन चिड़िया ने दोनों बच्चों से कहा, अब मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए तुम दोनों कल से भोजन की तलाश में जाना और मेरे लिए भी चोंच में दाने भर कर ले आना। माँ की बात सुन चिड़िया का पहला बच्चा बोला, माँ यहीं पेड़ के नीचे रोज तो दाना पड़ा होता है, हम वही ले आते हैं, आप तो बेकार इतना दूर जाती थी। ये सुनकर चिड़िया बोली, जब जीवन में रास्ता आसान लगे तो समझ लेना वो सही नहीं है। मुश्किल रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलती है। इसलिए मैं दाना ढूंढने घोंसले से उड़कर जाती थी। ये दाना मुझे भी दिखाई देता था, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे जो जाल बिछा है वो तुम नहीं देख पा रहे। शिकारी जाल बिछा कर बैठे हैं। चिड़िया के पहले बेटे ने गौर से नीचे देखा और बोला, हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं, हम कल बिना आलस किए सुरक्षित जगह से दाना ढूंढ कर लाएंगे। अगले दिन दोनों दाना लेने के लिए पहली बार घोंसले से दूर चल दिए। उड़ते उड़ते बहुत दूर गांव में एक छत की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। सामने दाना भी पड़ा था और पानी का बर्तन भी रखा था। ये देखकर चिड़िया के दूसरे बेटे के मुंह में पानी आ गया और बोला, भैया हम इतनी दूर आ गए हैं, यहाँ तो बहुत सा दाना पड़ा है, चलो खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। ये सुनकर पहले बच्चे ने कहा, रुक यहीं बैठ कर देखते हैं कि हमें फंसाने के लिए कहीं ये कोई जाल तो नहीं। याद है माँ ने कहा था कि जहां आसानी से दाना मिले तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। दोनों कुछ देर वहां बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का मालिक छत पर आता है। वो देखता है दाना ऐसे ही पड़ा है और पानी भी ऐसे ही पड़ा है। तभी वो अपने लड़के को बुलाता है और कहता है, तुझे मैंने समझाया था यहाँ ऐसे चिड़िया नहीं फंसेगी। तब उसका लड़का बोला, पापा ये दाना पानी देखकर पहले दिन चिड़िया या कबूतर नहीं आएंगे, रोज ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वे धीरे धीरे दाना चुगने आने लगेंगे, उनका डर निकल जाएगा। फिर एक दिन जब बहुत से कबूतर और चिड़िया दाना चुग रहे होंगे तो हम जाल डालकर उन्हें पकड़ लेंगे। ये सुनकर चिड़िया के दोनों बच्चे वहां से उड़ गए। आगे उड़ते उड़ते उन्हें जमीन पर थोड़े से दाने दिखाई दिए। तभी उन्होंने देखा एक साधु आगे जा रहे हैं और उनकी झोली में एक छोटे से सुराग में से दाने गिर रहे थे। ये देखकर दोनों चिड़िया के बच्चे समझ गए कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। दोनों दाना चुगने गए और दाना चोंच में भरकर एक पेड़ पर बैठकर दाने खाए और अपना पेट भरने के बाद उड़कर साधु के पीछे पीछे गए और जमीन पर बिखरे दाने को चोंच में भरकर वापस अपने घोंसले में लेकर आ गए। दोनों ने आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। आज उसके बेटे दाना चुगना सीख गए थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आसान रास्ते पर चलकर सफलता कभी नहीं मिलती, वो बस एक धोखा होता है। सफलता हमेशा मेहनत करके ही प्राप्त होती है। एक जंगल में 3 मित्र कालू घोड़ा, मंगू गधा और बंटी बंदर रहते थे। तीनों गहरे मित्र थे। मंगू बहुत सीधा सादा था, बंटी नटखट था और बहुत शरारत करता था, और कालू बहुत तेज और चालाक था। वो हमेशा खुद को सबसे बेहतर समझता था। हालांकि मंगू और बंटी उसके मित्र थे, फिर भी वो उनको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे, तभी कालू घोड़ा मंगू और बंटी से बोला, सुनो दोस्तों, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खाकर वैसे भी मैं बोर हो गया हूँ। सुना है वहाँ सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलती है। ये सुन मंगू गधा बोला, अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है, यहाँ आजादी से घूमते हो, वहां बांध कर रखा जाता है। इस पर कालू घोड़े ने कहा, तुम नहीं जानते वहां कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे, सब मेरे फैन हो जाएंगे। और वैसे भी वहां सिर्फ दिन में 2 बार करतब दिखाने हैं, उसके बाद मजे से सोते रहो। और वहां तो एक नौकर भी मिलेगा मेरी देखभाल करने के लिए, वो मुझे नहलाएगा और मेरी मालिश भी करेगा। बंटी बंदर, जो कि अभी तक चुपचाप पास खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था, बोला, अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वो सब यह अपने मतलब से करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखा पाओगे उस दिन तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी और वह तुम्हें खाना तक नहीं पूछेंगे।
हम तुम्हारे मित्र हैं इसलिए तुम्हें ये सब सलाह दे रहे हैं। इस पर कालू चिढ़कर बोला, तुम दोनों मुझसे जलते हो इसलिए मुझे जाने से मना कर रहे हो। तुम खुद तो जंगल में गवारों की तरह रहते ही हो, मुझे भी चाहते हो तुम्हारे साथ गवार ही बनकर रहूं। मैं तो कल शहर जा रहा हूं। अगले दिन कालू घोड़ा शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर मनगू और बंटी दोनों कालू के घमंडी व्यवहार के बारे में बातें करते हैं। मनगू गधा बंटी से कहता है कि देखा कितना घमंडी और लालची है कालू, उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। इस पर बंटी मनगू से कहता है कि मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूंगा, देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मनगू बंटी के पास आता है और बोलता है, बंटी भाई कल रात मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वो बीमार है। बंटी गुस्से में कहता है, जाने दो उसे, हमें उससे क्या मतलब, वह तो मौज करने गया है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मनगू गधा बंटी को समझाते हुए बोलता है, नहीं बंटी वो किसी मुसीबत में होगा, हमें उसके पास चलना चाहिए। मनगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वे देखते हैं कालू एक जगह पड़ा हुआ रो रहा था। मनगू ने पूछा, कालू भाई क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कालू बोला, भाई करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा, यह अब किसी काम का नहीं, हम इसे और नहीं खिला सकते इसलिए कल इसे गोली मार देना। बंटी व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, क्यों अब और मेवा और चने नहीं खाने? मनगू बंटी को गुस्से से देखता है। बंटी मनगू से कहता है कि चलो इसे जंगल ले चलते हैं। मनगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दोनों दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है, वो पहले की तरह दौड़ने लगता है। कालू अब दोनों से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था, तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों को ठीक से सोच लेना चाहिए। नदी के किनारे पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो कौवा अपने जीवन से बहुत ही खुश था और जंगल में खुशी खुशी रहता था। एक दिन नदी में उसे एक हंस देखा। कौवे ने हंस को देखा तो एकटक उसको देखता ही रह गया। कौवा कोयले की तरह काला था और हंस बिल्कुल दूध की तरह सफेद। वो उसके सफेद रंग से इतना प्रभावित था कि उसकी नजर हंस पर ही गड़ी रह गई। कौवा सोचने लगा कि कितना अच्छा हो अगर मैं भी हंस की तरह सफेद हो जाऊं। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने फेयरनेस क्रीम से लेकर गोरे होने का साबुन तक इस्तेमाल करने जैसे अनेक उपाय किए मगर कोई लाभ ना हुआ। कौवा उदास हो गया। एक दिन उसे जंगल में एक उल्लू दिखा। कौवे को परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ कौवा भाई, परेशान क्यों हो? कौवे ने उसे पूरी कहानी बताई। कौवा बोला, उल्लू भाई तुम तो जंगल में काफी समझदार जीवों में से एक हो, तुम्हारे पास अवश्य ही मुझे गोरा करने की कोई न कोई तरकीब तो होगी ही। तुम तरकीब बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उल्लू बहुत चालाक था, उसने कुछ सोचा फिर बोला, कौवे भाई मेरे पास एक उपाय तो है मगर थोड़ा कठिन है, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। कौवा उत्सुकता से बोला, तुम उपाय बताओ उल्लू भाई, मैं वचन देता हूं कि जो तुम कहोगे मैं करूंगा। उल्लू ने उसे तरकीब बताई। उसने कौवे से कहा कि शाम को शरीर पर दूध मलकर नदी में खड़े हो जाना। अगले दिन सुबह तक देखना तुम हंस से भी ज्यादा गोरे हो जाओगे। कौवे ने पूछा, रात भर पानी में खड़ा रहना पड़ेगा? परंतु रात को तो बहुत ठंड हो जाती है। इस पर उल्लू ने चिड़चिड़े स्वभाव में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि उपाय कठिन है और तुम नहीं कर पाओगे, तुम रहने दो, जैसे हो वैसे ही रहो। कौवे ने एकदम उत्तर दिया, नहीं उल्लू भाई मैं कर लूंगा, सुबह आपसे गोरा होकर मिलता हूं। कौवा अब गोरा होने हेतु उल्लू के सुझाए उपाय के अनुसार अपने शरीर पर दूध मलकर रात भर ठंड में नदी में खड़ा रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई। ठंड की वजह से अब उसका शरीर अकड़ने लगा और सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। सुबह उल्लू वहां आया और कौवे को मरा हुआ पाया। वह खुश था कि उसकी चाल कामयाब हो गई और सोचने लगा कि कौवा कितना मूर्ख था जो उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने कौवे को उठाया और उसको खा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिसे मित्र समझकर अपनी परेशानी साझा करते हैं, जरूरी नहीं हमारा मित्र ही हो। हमें सोच समझकर दूसरों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। चंपक वन में भीम सरोवर नामक एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में कुन्नू नामक एक कछुआ रहता था।
उसी तालाब के किनारे रानू और मानू नामक दो हंस भी रहते थे। तीनों में काफी गहरी मित्रता थी। हालांकि कुन्नू कछुआ काफी बुद्धिमान था, पर वो बोलता बहुत था। एक बार वो बोलना शुरू होता था तो चुप ही नहीं होता था। रानू और मानू ने उसे कई बार समझाया कि ज्यादा बोलने वालों को अक्सर हानि उठानी पड़ती है, अतः हमेशा उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। कुन्नू पर उनकी बातों का कुछ देर तो प्रभाव रहता, परंतु वह अपनी आदत नहीं छोड़ पाता था। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई और गर्मी के कारण नदी व तालाबों का पानी सूखने लगा। जिस तालाब में कुन्नू रहता था वह भी सूखने लगा। रानू और मानू ने निश्चय किया कि वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, परंतु उन्हें कुन्नू की चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी चिंता कुन्नू से कही। उनके जाने की बात सुनकर कुन्नू उदास हो गया। उसने रानू और मानू से पूछा कि क्या वह उनके साथ चल सकता है। रानू और मानू ने उससे कहा कि चाहते तो वो भी यही हैं कि वह उनके साथ चले, मगर यह संभव कैसे होगा। कुछ देर सोचने के बाद कुन्नू ने उन्हें एक सुझाव दिया। उसने कहा कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर मुझे भी अपने साथ ले चलो। हालांकि रानू और मानू को सुझाव पसंद आया, परंतु उन्होंने कुन्नू से कहा कि उसे कसम खानी होगी कि वह पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलेगा और अपना मुंह बंद रखेगा, अतः वह नीचे गिर जाएगा। कुन्नू ने उन्हें वादा किया कि वह पूरे सफर में एक शब्द नहीं बोलेगा। उन्होंने कुछ दूरी पर एक पानी से भरा तालाब ढूंढा और कुन्नू को चलने को कहा। कुन्नू ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में लोगों ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ रहा है तो वह आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तारीफ में चिल्लाते देख कुन्नू से रहा नहीं गया। उसने यह बात रानू और मानू को बताने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, वह आकाश से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक बोलना कई बार काफी नुकसानदायक हो सकता है। एक वन में एक बहुत बड़ा तालाब था जहां हर प्रकार के जीव रहते थे। पास में ही आलसी बगुला रहता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्तिनुसार वो तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है, इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूं। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। मुझे तो उन सब की चिंता हो रही है। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। ये बात आग की तरह फैल गई। सभी जीव बगुले के पास उपाय पूछने आए। इस पर बगुले भगत ने कहा, यहां से कुछ कोस दूर एक तालाब है। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहां का पानी कभी नहीं सूखता। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुनय करने लग गए, बगुला मामा, हमें वहां पहले पहुंचा दो। ये सुन बगुले की बाँछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लाद कर उस तालाब तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। खुश होकर सबने बगुले को भगत की उपाधि दे दी। सभी जलचरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि बगुले भगत की जय। अब भगत बगुला रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर उसे मारकर खा जाता और हड्डियां एक तरफ कर देता। एक दिन जब केकड़े की बारी आई तो कुछ देर बाद उसे दूर हड्डियों का ढेर दिखा। केकड़े के पूछने पर बगुला बोला, मूर्ख, वहां कोई तालाब नहीं है। मैं सबको यहां लाकर खाता हूं। ये सुन केकड़े ने तुरंत अपने पंजों से दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक वो मर नहीं गया। केकड़ा वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वो दुष्ट मर चुका है। तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो।
इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक घर में एक बूढ़ा बाप अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ रहता था। जैसे ही बाप ने अपना घर अपने बेटे के नाम किया, बेटे और उसकी बीवी ने फैसला किया कि बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आना चाहिए। योजनानुसार अगले ही दिन बेटा अपने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए चला गया। जैसे ही वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर वापस आ रहा था, तो घर से उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। अपनी बीवी की बात मानते हुए बेटा मुड़ा और पिता को यह संदेश देने के लिए वापस वृद्धाश्रम गया। जैसे ही वह वृद्धाश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ हंसी खुशी गप्पों में व्यस्त है और वह यूं बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। ये देखकर वह हैरान हो गया कि इतनी जल्दी उसके पिता ने आश्रम के मैनेजर से दोस्ती भी कर ली थी। बेटा मैनेजर से बोला, सर, आपने तो मेरे पिताजी को बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लिया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हारे पिता को तब से जानता हूं जब मैं एक अनाथालय का मैनेजर था और यह वहां एक बच्चे को गोद लेने आए थे। मैनेजर की यह बात सुनते ही बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि जिस पिता ने उसे कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह उनका असली बेटा नहीं है, उसी पिता को आज वह बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ने आया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे माँ बाप बचपन में बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही उनके बुढ़ापे में बच्चों को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। एक जंगल में एक छोटा तालाब था जहां एक कछुआ मजे में रहता था। तालाब के पास ही एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी जब भी तालाब में पानी पीने जाती तो कछुए से मिलती। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक बार एक भूखा चीता भोजन की खोज में घूमता घूमता तालाब के निकट आ पहुंचा। उसकी नजर अचानक कछुए पर पड़ी। कछुए को देख उसने सोचा कि इस छोटे से कछुए से मेरा क्या ही होगा, परंतु ना से कुछ बेहतर सोचकर उसने कछुए को पकड़ लिया और खाने के लिए उसका खोल तोड़ने का प्रयास करने लगा। पास में खड़ी लोमड़ी यह सब देख रही थी। अपने मित्र को बचाने के लिए उसने एक तरकीब लगाई। वो चीते के पास गई और बोली, चीते भाई, इस छोटे से कछुए को पकड़कर तुम क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारी भूख थोड़ी मिटने वाली है। ये सुन चीता बोला, आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा, सोच रहा हूं भूखा रहने से बेहतर है कि जो मिला उसे ही अपना भोजन बना लूं। परंतु काफी कोशिश के बाद भी इसका खोल खुल नहीं रहा। इस पर लोमड़ी ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम इस छोटे से कछुए को ही खाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस खोल को खोलने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। खोल के अंदर छुपा कछुआ ये सुनकर दंग रह गया कि उसकी अपनी मित्र लोमड़ी ही उसे चीते को भेंट कर रही है, परंतु वो चुपचाप खोल में छुपा रहा। लोमड़ी ने चीते के पास जाकर उससे कहा कि अगर आप इस कछुए को पानी में फेंक दे तो इसका खोल नरम हो जाएगा और तब आप उसको आसानी से खा सकते हैं। ये सुन खोल के अंदर छुपा कछुआ समझ गया कि लोमड़ी ने ये चाल उसे बचाने के लिए चली है और दोस्त होने का फर्ज अच्छे से निभाया है। लोमड़ी पर शक करने के लिए उसे खुद पर शर्म आने लगी। इतने में लोमड़ी की बात मान चीते ने कछुए को पानी में फेंक दिया। कछुआ तैर कर चला गया और उसकी जान बच गई और इतने में लोमड़ी भी वहां से भाग गई। चीता समझ गया कि लोमड़ी ने उसे मूर्ख बना दिया है और उसे खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत पड़ने पर हमारे काम आए। एक समय की बात है, एक जंगल में सीनू नाम की एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन सीनू भूखी जंगल में घूम रही थी। वो लगातार खाने की तलाश में यहां वहां भटक रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। अंत में उसकी नजर एक खूबसूरत बाग पर पड़ी जिसमें अंगूर के पेड़ थे। बाग से आ रही मीठी सुगंध ने उसकी भूख को और भी बढ़ा दिया। सीनू ने तय किया कि आज वो अंगूरों को पेड़ों से चुराकर खाएगी और अपना पेट भरेगी। जैसे ही वो बाग पहुंची, सुगंध और भी तेज हो गई और वो मन ही मन सोचने लगी कि अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। ये सोचकर सीनू पेड़ के पास गई और अंगूर खाने की इच्छा से जोरदार छलांग लगाई, परंतु वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई और गिर गई। सीनू ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। कई बार प्रयास करने के बाद भी सीनू अंगूर खाने में असफल रही। बहुत कोशिश के बाद भी अंगूरों तक न पहुंचने के बाद वो काफी निराश हो गई और सोचने लगी कि अंगूरों को छोड़ देना बेहतर होगा। खुद को तसल्ली देने हेतु वो अंगूरों को देखकर बोली, ये अंगूर वैसे भी बहुत खट्टे हैं, अच्छा ही है मैंने इन्हें नहीं खाया।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम हिम्मत हार जाते हैं और फिर अपने दिल को झूठी तसल्ली देने लगते हैं। हमें कोशिशों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हार कभी नहीं माननी चाहिए। पृथ्वी पर सर्दियां जा चुकी थी और गर्मियों के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी थी। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी। नदियों और तालाबों का पानी सूख रहा था और पेड़ मुरझाने लगे थे। गर्मी के प्रकोप से सभी पशु पक्षी भी काफी परेशान थे। वहीं नंदनवन नाम का एक तालाब हमेशा पानी से भरा रहता था। नंदनवन में कई सारे मेढक रहते थे। एक दिन किसी ने पृथ्वी पर एक अफवाह फैला दी कि सूरज का जल्द ही विवाह होने वाला है। ये खबर सूरज की किरणों की तरह चारों तरफ फैल गई। इस खबर से हर तरफ खुशी का माहौल था। नंदनवन में रह रहे मेंढकों तक भी यह बात पहुंची। विवाह की खबर सुनकर मेंढक भी बहुत प्रसन्न हुए और पानी में उछल कूद मचाने लगे। वो सोचने लगे कि विवाह में उन्हें बहुत सा भोजन खाने को मिलेगा। साथ ही वह इस बात से भी बहुत खुश थे कि अगर सूरज विवाह में व्यस्त होगा तो उन्हें कुछ दिन तक इस गर्मी से भी निजात मिलेगी। सभी को खुशी से झूमता देख मेंढकों के राजा ने सभी मेंढकों को बुलाया। वो उन्हें समझाने लगा कि सूरज के विवाह की खबर प्रसन्नता की नहीं बल्कि दुख की बात है। राजा की यह बात मेंढकों की समझ में नहीं आई। उन्होंने राजा को पूरी बात समझाने के लिए अनुरोध किया। राजा ने उनसे पूछा, मेरे साथियों, तुम लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें वाकई यह खुशी की बात लगती है? वो आगे बोला, एक अकेला सूरज तो अपनी गर्मी से हमें झुलसा देता है। जरा सोचो, अगर सूरज की शादी हो गई तो कुछ समय बाद सूरज और उसकी पत्नी के दर्जन भर बच्चे हो जाएंगे। सोचो फिर हमारा क्या हाल होगा। हमारा कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा और हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे। राजा की बात अब सभी मेंढकों की समझ में आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज के बारे में राय कायम करने से पहले हमें उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। चंपक नामक एक वन में शेर खान नाम का सिंह रहता था। उसी वन में एक कौवा और एक सियार शेर खान के सेवक के रूप में उसके साथ रहते थे। बदले में शेर खान उनको अपने शिकार किए गए भोजन में से कुछ हिस्सा दे देता। एक दिन चंपक वन में एक ऊंट आया। वो अपने झुंड से भटककर वन में आ पहुंचा था। शेर खान उसे देखकर हैरान हो गया। उसने ऐसा प्राणी अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वो बोला, अरे वाह, ये तो एकदम विचित्र जीव है। जरा पता तो लगाओ कि यह कौन सा जानवर है। शेर खान का सवाल सुनकर कौवे ने उत्तर दिया, स्वामी, यह एक ऊंट है जो कि एक पालतू जानवर होता है। यहाँ पर शायद ये गलती से आ गया होगा। आप इसका शिकार करके इसे अपना भोजन बना सकते हैं। शेर खान बोला, मैं अपने यहाँ आए अतिथि को नहीं मारता। अतिथि पर हमला करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अतः उसे अभयदान देकर मेरे पास ले आओ। शेर खान की आज्ञा का पालन करते हुए उसके अनुचर ऊंट के पास गए और सम्मानपूर्वक उसे शेर खान के पास ले आए। ऊंट ने शेर खान को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर खान ने जब उसके वन में आने के कारण के बारे में पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया है। ऊंट की बात सुनने के बाद शेर खान ने उसे अपने ही साथ रहने का आमंत्रण दिया। शेर खान का निमंत्रण स्वीकार करते हुए अब ऊंट भी शेर खान का सेवक बनकर रहने लगा। एक दिन शेर खान का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के बल के सामने शेर खान की एक ना चली और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका चलना फिरना भी अब असंभव हो गया था। शरीर पर आई चोटों के कारण वह अब शिकार करने में भी असमर्थ था। कारणवश उसके सभी सेवक भी अब भूखे रहने पर मजबूर थे। कई दिन तक भूखे रहने के उपरांत अब शेर खान बहुत कमजोर हो गया था। वो सोचने लगा कि अगर कुछ दिन और उसे भोजन नहीं मिला तो उसका जीवित बचना मुश्किल हो जाएगा। अतः उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें एक ऐसे जीव को खोजने का आदेश दिया जिसको वह इस हालत में भी मार सके और अपने तथा उनके भोजन का प्रबंध कर सके। सिंह की आज्ञा पाकर वे तीनों हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने लगे। काफी देर तक वो शिकार की खोज में इधर उधर भटकते रहे परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। निराश होकर कौवे ने सियार से कोई तरकीब सोचने को कहा। सियार ने कुछ देर विचार किया और फिर वो कौवे से बोला, मित्र कौवे,
मेरे पास एक उपाय है। इधर उधर व्यर्थ भटकने से बेहतर है क्यों न ऊंट को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। इससे हमारे राजा और हमारा कई दिन के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। कौवे को सुझाव पसंद आया, परंतु उसे पता था कि शेर खान अपने उसूलों के चलते अतिथि रूप में आए ऊंट का वध कभी नहीं करेगा। अतः उसने सियार के साथ मिलकर शेर खान के आगे एक भूमिका बनाने की तरकीब बनाई। सियार शेर खान के पास गया और बोला, स्वामी, हम सब ने सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समक्ष मारने के लिए ला पाए। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप भी घायल हैं और कुछ वक्त तक शिकार पर नहीं जा पाएंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ऊंट के मांस से अपने कई दिन के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सुनकर शेरखान ने सियार को ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वह उसे मार नहीं सकता। इस पर सियार बोला, सही कहा महाराज, यह आपके उसूलों के खिलाफ होगा, परंतु अगर वो खुद ही आपको उसका वध करने को कहे तब तो कोई परेशानी नहीं है ना। शेरखान ने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, मगर यह होगा कैसे? सियार ने कहा कि उसकी चिंता आप ना करें, बस जैसे ही वो खुद को आपके समक्ष पेश करे तो तुरंत आप उसका शिकार कर दीजिएगा। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने कौवे और ऊंट को बुलाया। शेरखान ने तीनों से पूछा, मित्रों, क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला? तीनों ने जवाब में कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी सियार बोला, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे राजा की हालत काफी गंभीर है और अगर तुरंत उन्हें कुछ खाने को न मिला तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अतः मैं खुद को अपने राजा के चरणों में प्रस्तुत करता हूं। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने इस सेवक का शिकार करके अपनी भूख मिटाइए। तभी कौवा तुरंत सियार की बात काटते हुए बीच में बोला, सियार भाई, आपको तो हमारे राजा का ध्यान रखना है और उनकी सेवा करनी है। मैं इतना छोटा हूं कि उनका ध्यान नहीं रख पाऊंगा। अतः महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सियार भाई को छोड़कर मुझे भोजन बनाइए। पास में खड़ा ऊंट ये सब देख रहा था। वो देख रहा था कि किस तरह राजा के बाकी दोनों सेवक अपनी अपनी वफादारी का सबूत दे रहे थे। उसने सोचा कि वो वैसे भी समूह में सबसे नया है, इसलिए उसे भी अपनी वफादारी का सबूत देना चाहिए, और वैसे भी राजा अपने सेवक को थोड़ी ही खाएगा। यही सोचकर वो बोला, नहीं महाराज, आप इन दोनों को मत खाइए। यह आपके पुराने सेवक हैं। मैं तो अभी अभी इस समूह का हिस्सा बना हूं, और वैसे भी मैं तो जंगली जानवर हूं भी नहीं। आप मेरा शिकार करके अपनी भूख को शांत कीजिए। बेचारे भोले ऊंट को क्या ही मालूम था कि वह तीनों की सियासत का शिकार हो चुका था। ऊंट का बस इतना कहना था कि शेरखान और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके शरीर को चीरकर रख दिया और तीनों ने भोजन का स्वाद लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी किसी नई जगह पर जाएं, तो सोच समझकर ही दोस्त बनाएं और पूरी तरह से चौकन्ना रहें। किसी की भी मीठी मीठी बातों पर विश्वास करने से पहले उनकी मंशा को अच्छे से समझ लें।